Hello guys, welcome back to my channel, and in today's video we are going to continue with our chapter of class 10 management of natural resources. ठीक है, first of all I would like to thank you all for all the comments and all the subscribers I am gaining very fast very soon. उसके लिए thank you, keep loving, keep supporting. ओके तो अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम फ्लोरा एंड फौना. उसके पहले तक का मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको दोबारा से एक बार रिवाइज कर सकते हो. ओके, सो फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी प्लांट्स प्रेजेंट है उन सबको हम बोलते हैं फ्लोरा. जितने भी एनिमल्स हैं इन सबको बोला जाता है फौना. सो प्लांट्स एंड एनिमल्स कंस्टिट्यूट फ्लोरा एंड फौना, और दोनों की पॉपुलेशन से बनता है एक फॉरेस्ट. ठीक है, अब फॉरेस्ट के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ मिलेगी, प्लांट्स की, एनिमल्स की, बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेगी. ठीक है, बट आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप कोई चीज़ को वहाँ से उठा नहीं सकते, आप वहाँ पे प्लांट्स कट नहीं कर सकते, आप एनिमल्स हंट नहीं कर सकते, पोचिंग नहीं कर सकते. ठीक है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस और उसके बेसिस पे कुछ कैटेगरीज़ बनाई होती है. वो कैटेगरीज़ को आज हम देखेंगे. इन कैटेगरीज़ को बोला जाता है स्टेक होल्डर. क्या बोलते हैं हम? स्टेक होल्डर. गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है और उसके बेसिस पे सर्टेन परमिशंस दी है कुछ कैटेगरीज़ को, कुछ कैटेगरीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं. ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब है ऐसे होल्डर्स या ऐसे लोग जिनके पास स्पेशल परमिशंस है फॉरेस्ट की प्रॉपर्टी को यूज़ करने की. तो सबसे पहले हम वो कैटेगरीज़ देख लेते हैं. तो सबसे पहले स्टेक होल्डर होते हैं ट्राइबल पीपल. अब यहाँ ट्राइबल पीपल से मतलब है ऐसे लोग जो फॉरेस्ट के आजू बाजू रहते हैं. ठीक है, जो फॉरेस्ट के आजू बाजू के विलेज में रहते हैं, फॉरेस्ट की पेरीफेरी में रहते हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेक होल्डर. अब इनको क्या परमिशन दी है? तो ये लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. अब क्या यूज़ करेंगे? तो ये लोग पेड़ पौधे नहीं काट सकते. जो नीचे डंडी वंडी गिरी होती है, फल गिरे होते हैं, तो उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं. ठीक है, वो जो डंडियाँ होती है उसको बोला जाता है टिम्बर. उससे क्या करते हैं ये लोग? उससे ये लोग अपने जो खाना वाना बनाते हैं उसमें लकड़ियाँ यूज़ होती है, तो वो लकड़ी ये लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, बदले में इनको भी कुछ फॉरेस्ट के लिए करना है. अगर गवर्नमेंट इनको परमिशन दे रही है फॉरेस्ट में एंटर करने के लिए, तो बदले में इनको भी कुछ फॉरेस्ट के लिए करना है. इनको क्या करना है? तो अगर ये लोग देखते हैं कि कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी फॉरेस्ट के अंदर हो रही है, तो उसे इन लोग को रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट को जाके बताना है कि हाँ यहाँ पे कुछ इलीगल काम हो रहा है. ठीक है, सेकेंड स्टेक होल्डर है फॉरेस्ट रेंजर्स. फॉरेस्ट रेंजर्स का मतलब है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जिनका काम होता है फॉरेस्ट का ध्यान रखना. तो ये रेंजर्स क्या करते हैं? ये फॉरेस्ट के अंदर ही रहते हैं, ये पूरा दिन पेट्रोलिंग करते रहते हैं पूरे फॉरेस्ट में. इनके पास जीप है, इनके पास गन्स है. ठीक है, तो क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट में रहते हैं तो ये लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स डेफिनेटली यूज़ करेंगे. ये लोग क्या कर रहे हैं? अपनी ड्यूटी कर रहे हैं फॉरेस्ट में. ठीक है, इनके साथ क्या है? ये पूरी फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग करते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई इलीगली आके हंटिंग तो नहीं कर रहा, कोई सामान तो नहीं ले रहा है. तो इनका ये काम होता है. दे आर सेकेंड स्टेक होल्डर. ठीक है, थर्ड स्टेक होल्डर पे आते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट. अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो फॉरेस्ट के ऊपर चलती है, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, बीड़ी की इंडस्ट्री. ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्री किसके ऊपर चलती है? फॉरेस्ट के ऊपर चलती है. तो ये लोग तो डेफिनेटली ट्रीज़ यूज़ करेंगे तभी पेपर बनेगा. तेंदुआ लीव्स से बीड़ी बनती है. किससे बनती है बीड़ी? तेंदुआ लीव्स. ठीक है, तो ये इंडस्ट्री वालों को भी गवर्नमेंट ने परमिशन दिया होता है, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है कि 1 साल में आप इतने नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कट कर सकते हो, बदले में आपको इतने प्लांट करने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सपोज़ कर लो पेपर इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट ने बोला है कि आप 1 साल में 10,000 ट्रीज़ कट कर सकते हो, बदले में आपको 20,000 ट्रीज़ प्लांट करने हैं. ठीक है, तो ये हो गए हमारे थर्ड स्टेक होल्डर. फोर्थ स्टेक होल्डर होते हैं एंटरप्रेन्योर्स.
अब ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ये ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करेंगे। सपोज़ कर लो फर्नीचर की दुकान है, तो वो फर्नीचर वाला सीधा फॉरेस्ट में जाके लकड़ियाँ लेके नहीं आता है, वो क्या करता है, किसी से ख़रीदता है। तो ये आएंगे फोर्थ, ठीक है, जो इनडायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को कहीं से परचेस करके, ठीक है, कहीं से ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेके फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। अगेन इनके लिए भी वही रेस्ट्रिक्शंस है कि अगर ये कुछ सामान लेते हैं तो उतना ही उनको फॉरेस्ट में प्लांट करना है। फिफ्थ नंबर पे आते हैं नेचर एंथुजियास्ट, ठीक है। नेचर एंथुजियास्ट का मतलब है ऐसे लोग, नेचर एंथुजियास्ट का मतलब है ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है नेचर को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जो कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ तो मेरी रिसर्च चल रही है मॉलिस्का पे, वैसे ही हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल पे रिसर्च कर रहा हो, वाइल्ड प्लांट पे रिसर्च कर रहा हो, तो उनके पास परमिशन होती है कि वो फॉरेस्ट से सैम्पल्स कलेक्ट कर सकते हैं। कभी भी कोई एनिमल को मारेंगे नहीं, अगर वो अपनी रिसर्च के लिए किसी एनिमल को पकड़ते भी है तो उसे ज़िंदा छोड़ देना होगा। तो इन्हें हम बोलते हैं नेचर एंथुजियास्ट, इनके पास भी ये स्पेशल परमिशंस है, ठीक है। इसके अलावा जब से इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल आया, ठीक है, तब से क्या हुआ कि फॉरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद हंटिंग, पोचिंग, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें हो गई और इंडिया के जितने भी नेचुरल रिसोर्स है वो बहुत ही फास्ट रेट पे डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। आपको मैं बताऊंगी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। तो ये हमने देख लिया अबाउट स्टेक होल्डर्स। ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। पता है फॉरेस्ट के बहुत सारे यूजेस है। एक तो हमें जितना भी वुड मिलता है फॉरेस्ट से मिलता है, पेपर आपको फॉरेस्ट से मिलता है, टिम्बर सारा फॉरेस्ट से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फॉरेस्ट से आपको मेडिसिन्स मिलती है, हर्बल मेडिसिन्स, फॉडर, फूड चेन का बैलेंस बनाए रखता है फॉरेस्ट, फूड वेब को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन बैलेंस, टेम्परेचर रेगुलेशन। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि फॉरेस्ट रेनफॉल लाता है, ठीक है, सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है, साइक्लोन्स प्रिवेंट करता है, बहुत सारा ऑक्सीजन देता है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो आपको सारे कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से। इनफैक्ट आपके जो फेविकॉल वगैरह बनते हैं, जो रबर इंडस्ट्री है, ठीक है, पेपर, बीडी, ये सारी इंडस्ट्री किस पे चलती है, फॉरेस्ट के ऊपर ही चलती है। तो ये हमने कुछ फॉरेस्ट के यूजेस देखे। अब मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहती हूँ इंडिया की, कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या था कि हमारे यहाँ पे पहले ये मुगल्स थे, फिर ये राजा महाराजा के वो राज चलते थे। तो उस वक्त क्या करते थे, उस वक्त एक फैशन था, एनिमल्स को मारना, उनका शिकार करना एक फैशन हुआ करता था। लोग स्पेशली जाते थे शिकार करने के लिए, और जैसे लायन को मारा, टाइगर को मारा, उनके सर को लाके अपनी महल में सजा के रखते थे जैसे उन्होंने कोई ट्रॉफी जीती हो, कोई अवार्ड जीता हो, ठीक है। एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स का कलेक्शन किया जाता था, जैसे हाथी के दांत है, डियर के हॉर्न्स है, तो इन सब का कलेक्शन करके ये लोग अपने महल में सजा के रखते थे। एक किंग ने तो रिकॉर्ड बनाया था कि उसने अपनी लाइफ टाइम में करीब 3000 टाइगर का शिकार किया था। अब आप सोचो कि उसने एक अकेले बंदे ने 3000 टाइगर्स का शिकार किया, तो उस वक्त कितने सारे राजा थे, सब एक दूसरे से compete करते थे, किसने ज़्यादा टाइगर मारे, किसने ज़्यादा लायन मारे। तो इस चक्कर में इंडिया का जितने भी ये जो फॉरेस्ट है और ये सब है, ये सब डिप्लीट होना स्टार्ट हो गया। आज हम लोग कितना करते, टाइगर को बचाने के लिए, लायन को बचाने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। उस वक्त हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज़
ऑलरेडी थी जो हमने वेस्ट कर दी। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि वेरी सून हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये जो प्रैक्टिसेस चलती आ रही है वो गलत है। उसके बाद 1972 में एक एक्ट बना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और ये एक्ट के मुताबिक अगर आप किसी भी वाइल्ड एनिमल का शिकार करते हो, आप उसे बेचते हो, उनको पकड़ के कैद करते हो, तो ये सब एक ऑफेंस है और इसके लिए आपको बहुत ही सिवियर पेनल्टी और पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, आप सबको आई थिंक सबने सुना ही होगा, सबने ये तो पता ही है सलमान खान के ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, कितने सालों से केस चल रहा है, आई थिंक इट हैज़ बीन करीब 10 to 12 years, मोर देन दैट उस पर केस चल रहा है। उसने अपने पिक्चर की शूटिंग के वक्त एक ब्लैक बग को मारा था। ठीक है, एक टाइप का डियर का स्पीशीज़ था, उसको इसने मारा था। उसके तब से उसके ऊपर केस चल रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, हंटिंग और पोचिंग को बैन किया गया है। ठीक है, इंडिया के लोग पहले से ही थोड़े बहुत अवेयर थे। जैसे बहुत से लोगों ने उस वक्त जब इतना फॉरेस्ट को काट रहे थे, ये सब कर रहे थे, उस वक्त एक अलग सोसाइटी में सेक्शन भी था जो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहा था। वो मैं अभी आपको बताऊंगी, जैसे चिपको मूवमेंट, अपीको मूवमेंट, ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, ये बहुत सारे अलग अलग प्रोटेस्ट और मूवमेंट किए गए थे फॉरेस्ट को बचाने के लिए। ठीक है, अब मैंने आपसे, जैसे अभी हमने आगे भी डिस्कस किया कि इतनी तो क्या ज़रूरत है हमें फॉरेस्ट को बचाने की, इतनी तो क्या हमको प्रॉब्लम है नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की। एक चीज़ आप देख रहे हो कि दिन बर दिन क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन तो हमारी कम होने नहीं वाली है। इंडिया की कितनी पॉपुलेशन हो गई है, 135 करोड़ से भी ऊपर हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन ऐसा तो है नहीं कि एकदम से कम हो जाएगी, तो हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ेगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे क्या होगा, लोगों की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, लोग खाना मांगेंगे, लोग शेल्टर मांगेंगे। ठीक है, ये सब हम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? हमारे पास नेचुरल रिसोर्स नहीं होंगे, लोगों की गाड़ियाँ कैसे चलेगी? क्या हम सब साइकिल पे घूमेंगे, पैदल घूमेंगे, है ना? तो इन सब के लिए हमें ये सब सोचना पड़ रहा है। अब उस वक्त क्या था, एक फॉरेस्ट था, जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ की पूजा की जाती थी, उनको सैक्रेड ट्रीज़ कंसिडर किया था। ठीक है, इट वॉज खेजरी ट्रीज़। ठीक है, कौन से ट्रीज़ थे? खेजरी ट्रीज़। ठीक है, इनकी क्या था, पूजा की जाती थी। तो जब ये ट्रीज़ को कट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हाँ आप ये ट्रीज़ कट कर सकते हो, तो वहाँ पे जो लोकल पीपल है इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस चीज़ का। ठीक है, इनकी लीडर थी अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, खेजारी विलेज का नाम था। ये चीज़ें बेटा याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, लोकल पीपल जिनकी ये लीडर थी अमृता देवी बिश्नोई, इन्होंने ना प्रोटेस्ट किया कि हम ये ट्रीज़ नहीं काटने देंगे, ये ट्रीज़ में हमारे भगवान हैं, हम ये ट्रीज़ की पूजा करते हैं, ऐसे करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो क्या हुआ कि वो जो उस वक्त के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, उन्होंने, इन लोग ने बहुत ज़्यादा जब प्रोटेस्ट किया, इन्होंने क्या किया, ये लोग हक करके खड़े रह गए ट्रीज़ को। बोला पहले हमें मारो फिर आप ये ट्रीज़ को कट कर सकते हो। इसको इन्होंने नाम दिया था चिपको मूवमेंट, मतलब पेड़ को चिपक के खड़े हो जाओ, चिपको मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें अमृता देवी जो इसकी लीडर थी, उनके साथ साथ 363 मोर पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। मतलब इतने लोगों
की लाइफ चली गई थी ये ट्री को बचाते बचाते। आप सोचो, इतने 363 लोग, अमृता देवी, इन्होंने अपनी जान दे दी पेड़ को बचाने के लिए। और हम लोग आजकल क्या है, हम तो कैसे हो गए, हमारे सामने ट्रीज़ कट हो रहे हैं, हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नेचर से कोई लेना देना ही नहीं है। उसी का ये सब हम रिज़ल्ट देख रहे हैं। कोरोना वायरस है और भी इतनी बीमारियाँ आ रही है, इतना पोल्यूशन हो रहा है, कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। उस वक्त आप देखो कितने लोगों ने अपनी लाइफ दे दी। बाद में गवर्नमेंट को वो पूरी चीज़ को स्टॉप करना पड़ा इतने लोगों की लाइफ जाने के बाद। और तब से गवर्नमेंट ने अमृता देवी को रिस्पेक्ट करने के लिए एक अवार्ड स्टार्ट किया, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। ठीक है। और जो भी कोई अच्छा काम करता है, नेचर को बचाता है या नेचर के लिए कुछ करता है, उसे ये अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है। ऐसा एक और मूवमेंट हुआ था, चिपको मूवमेंट ही आपको बताती हूँ, जो दूसरी जगह नॉर्थ में हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? नॉर्थ में हुआ था। टेहरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके लीडर थे चंदी प्रसाद बहुगुणा, गौरी देवी, ये इनके लीडर्स थे जिन्होंने सेम ये मूवमेंट किया था, चिपको आंदोलन। ठीक है। यानी ये लोग भी ट्रीज़ को बचाने के लिए ट्रीज़ को हक करके खड़े रह गए थे और गवर्नमेंट को इनके सामने हार माननी पड़ी थी। ठीक है। अब वैसा ही एक मूवमेंट हुआ साउथ में, जिसका नाम था अपीको मूवमेंट। ठीक है। अगेन यहाँ पे भी अपने सैक्रेड ट्रीज़ को बचाने के लिए लोगों ने ट्रीज़ को हक किया और लोगों ने अपनी जान तक दे दी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बता रही हूँ, पहली चीज़ तो ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दूसरा, इससे हमें लेसन मिलता है कि आजकल हम कितना अलग हो गए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने घर पे अपने कुछ प्लांट्स या ट्रीज़ ग्रो कर रखे होंगे? बहुत ही कम लोग होंगे। ठीक है। एटलीस्ट आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन स्टार्ट दिस। मेरे घर पे मैंने अपना खुद का, आई लिव इन अ फ्लैट, ठीक है, तो आई डोंट हैव अ वेरी बिग बैल्कनी। मेरे पास एक छोटी सी स्टैंडिंग बैल्कनी है, बट उसके अंदर भी मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स ग्रो करूँ। यू नो, इट्स काइंड ऑफ हॉबी। तो आप सबकी भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे कुछ हॉबी हो, आप कुछ क्रिएटिव करो, आप प्लांट्स ग्रो करो। ठीक है। एक आदमी का रिकॉर्ड है जिसने क्या किया है कि उसने पूरा फॉरेस्ट बनाया। वो रोज़ एक एक ट्री ग्रो करता था एक खाली जगह पे, और आज वहाँ पे एकदम गहरा फॉरेस्ट बन चुका है, उतने डेंस ट्रीज ग्रो हो चुके। ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे आपके छोटे छोटे एफर्ट से हम इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा फील होता है, तो आप जैसे ही फ्री होते हो आप एक छोटा सा प्लांट ग्रो करोगे। ज़रूरी नहीं आप उसे बाज़ार से लो, आप घर पे ही कुछ ग्रो कर लो। मिर्ची के बीज डाल दो, मिर्ची सबके घर पे होगी, मिर्ची का प्लांट हो जाएगा। टमाटर के बीज डाल दो। ठीक है। आप खुद से ग्रो करोगे और आपको वो जो खुशी मिलेगी जब वो प्लांट ग्रो होगा, एक्चुअली में उसे ग्रो होते हुए देख के आपको अंदर से हैप्पीनेस मिलेगी। तो आप एनवायरनमेंट को भी बचाओगे और आपके सराउंडिंग भी ग्रीनरी होगी। तो ये हमने सारे प्रीवियस एग्जाम्पल्स देखे कि पहले लोगों के लिए ट्रीज़ कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट। ओके। हमने देखा कि कैसे लोगों ने मिल के फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को बचाया। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूँगी, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर साल ट्रीज़ ग्रो किए जाते हैं। साल ट्रीज़, साल का वुड होता है जो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत अच्छा वुड होता है। ठीक है। वो वुड को फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव वुड होता है। तो पूरा साल के फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। तो इट वाज नोटिस दैट कि लोग इलीगली फॉरेस्ट में घुस के वो वुड काट के लेके जा रहे हैं, गवर्नमेंट को उससे पैसा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए, बहुत पेनल्टीज़ लगाए, फिर भी वो उसको बचा नहीं पा रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उसको इस काम में इन्वॉल्व किया। इस चीज़ को बोला जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट, या आप बोल सकते हो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। JFM के नाम से आपको एग्जाम में आ सकता है कि JFM क्या चीज़ है।
ठीक है। तो उसमें क्या किया उन्होंने, वहाँ के जो लोकल ट्राइबल पीपल है उनको इस मूवमेंट में, इस मैनेजमेंट में इन्वॉल्व किया, उनको बोला कि आप हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करो, बदले में हम आपको फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स में टिम्बर, फ्रूट्स, मेडिसिन जो भी आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। तो जब ये इन्होंने स्टार्ट किया जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो उसके बाद बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आए और फॉरेस्ट के अंदर जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गई। क्या हुआ, इलीगल एक्टिविटीज़ इनकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंस है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की। एक टर्म मैं आपको बताना चाहती हूँ, बायोमैग्निफिकेशन, जो बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर आता है। बायोमैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? तो बायोमैग्निफिकेशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या होता है कि मान लीजिए एक फूड चेन है, वो फूड चेन के अंदर अगर कुछ इम्प्योरिटी या कोई टॉक्सिक मटेरियल एंटर कर जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एक्वेटिक फूड चेन की बात कर रहे हैं और इस एक्वेटिक फूड चेन में वाटर के अंदर थोड़ा सा DDT ऐड हो गया। अब जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ये तो बहुत ही कम न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उनकी बॉडी में मान लो 0.1% DDT गया। इनको कौन खाता है? जू प्लैंटन। इसने सपोज 5 फाइटोप्लैंक्टन्स भी खा लिए, इसमें मान लो 0.5% DDT गया। इसको खाती है स्मॉल फिश बहुत सारे जू प्लैंटन्स को खाएंगे, इनके अंदर 1% गया। लार्ज फिश ने बहुत सारी स्मॉल फिश खाई, इसके अंदर 3% गया। इसको खाया ह्यूमन ने, तो ह्यूमन के अंदर क्या हो जाएगा? 5%। अब 5% DDT जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है लिविंग बींग्स के लिए। तो मैक्सिमम टॉक्सिक चीज़ का एक्यूमुलेशन कहाँ पे हुआ? लास्ट ट्रॉफिक लेवल में। कहाँ पे हुआ इसका एक्यूमुलेशन? लास्ट ट्रॉफिक लेवल में। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, के फूड चेन के अंदर जो लास्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें चीज़ें मैग्नीफाई हो जाती है। अगर कोई टॉक्सिक चीज़ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो इतनी हार्मफुल नहीं है, पर नीचे लास्ट ट्रॉफिक तक जाते जाते वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी टॉक्सिसिटी कि वो इसको इफ़ेक्ट करेगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, नाउ इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ वाटर फॉर ऑल। वो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, वो जो हम उस लास्ट लेक्चर में हमारे कंप्लीट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।